जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th भूगोल का पार्ट 1 जो कि खंड क है, भारत संसाधन एवं उपयोग, इस पाठ का हम लोग वस्तुनिष्ठ और प्रश्नोत्तर दोनों करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन। अगला नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनःपूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनःपूर्ति योग्य। अगला नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन क्षेत्र कहलाते हैं? ए 100 nm, बी 200 nm, सी 150 nm, डी 250 nm। तो 200 nm तक जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 nm। अगला नंबर प्रश्न, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधन के अनियोजित विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो डाकुओं की जो है अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के अनियोजित दोहन से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से। अगला नंबर प्रश्न, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.2 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो समुद्र क्षेत्र जो है वो 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा के निहित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। अगला नंबर प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए, मतलब संसाधन का परिभाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करती हो संसाधन कहलाता। वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाता। मतलब हमारी आवश्यकता में जो भी वस्तु लग जाए सब वस्तु क्या है? संसाधन है। हम अपनी आवश्यकता में जो भी वस्तु लेते हैं, जो जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं, सभी वस्तु क्या है? संसाधन। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जल, मृदा, खनिज, सूर्य का प्रकाश, यह सभी क्या है? संसाधन है। अगला नंबर प्रश्न, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी संसाधन क्या है और संचित को संसाधन क्या है, दोनों में आखिर अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करना है। चलिए पहले हम लोग संभावी संसाधन देखते हैं। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, कभी न कभी उसको उपयोग में लाया जाएगा, वो क्या कहलाता है? संभावी संसाधन कहलाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय का जो खनिज है वह अभी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में जो है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो वह क्या है? संभावी संसाधन। अब अगला देखते हैं संचित को संसाधन। तो वैसा संसाधन जो भंडार क्षेत्र संसाधन के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित को संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन जो भंडार क्षेत्र में वह मौजूद है, उसका अंश है,
लेकिन उसको कुछ तकनीकी के आधार पर उसको प्रयोग में ला सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संचित को संसाधन कहते हैं। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग हो सकता है। जैसे नदी का जो जल है तो उसका प्रयोग जो है भविष्य में, अभी उसका प्रयोग जो है हम लोग नहीं कर रहे बिजली उत्पादन करने में, लेकिन भविष्य में हम उसका नदी के जल में क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है? संसाधन को आखिर हम लोग को बचाना क्यों चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है। संसाधन क्या है? एक सीमित है, समाप्य है, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो सकता है तथा समाप्य है। लोगों को उसके आवश्यकता के अनुसार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं। लोगों की जितना ज़रूरत है उतना संसाधन मौजूद नहीं है, इसीलिए हमें संसाधन का उपयोग जो है अपने हिसाब से और कम जो है संसाधन का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। अगला नंबर प्रश्न, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन निर्माण में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब कि संसाधन का निर्माण में जो है वह तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। जब तक प्राकृतिक से तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, लेकिन जब तक उसमें तकनीकी का हम उपयोग नहीं करेंगे, उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उस वस्तु का हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण से एक समझ लेते हैं कि कुआं, जैसे तेल जो निकलता है तो उसको क्या हम उस तेल को डायरेक्ट अपने गाड़ी में या जो भी चीज़ मतलब तेल से चलता है क्या उसमें डाल के चला देंगे? नहीं, उसका क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्यूरिफाई होने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं। और जैसे उदाहरण नदी में बहते जल, अब नदी में जो जल बह रहा है उस जल में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको बांध कर उसमें मछली का पालन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। भूमि के अंदर उपस्थित, और दूसरा उदाहरण जो है भूमि के अंदर उपस्थित खनिज और धरती के अंदर जो खनिज है उसका हम लोग खनिज को निकाल कर उससे वस्तुओं का निर्माण करेंगे, तब उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अगला नंबर प्रश्न, अब अगला नंबर जो प्रश्न है वह आगे जो है मेरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए पहला नंबर प्रश्न, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब संसाधन के विकास में जो है सतत विकास की अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सतत विकास की एक नई अवधारणा है। सतत विकास जो है वो विकास की एक नई अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का दोहन इस प्रकार से किया जाता है कि पर्यावरण का कोई क्षति न हो। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का दोहन जो है, मतलब प्राकृतिक संसाधन को इस प्रकार से नष्ट किया जाता है ताकि पर्यावरण को उससे कोई दिक्कत न हो, उसकी उपलब्धता भी भविष्य में बने रहे, मतलब वह हमारे भविष्य तक बना भी रहे, उससे कोई दिक्कत पर्यावरण को न पहुँचे। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन में सतत विकास की अवधारणा आवश्यक। अगर जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है तो सतत विकास की अवधारणा क्या है? काफ़ी जरूरी है। अगला नंबर प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन के 4 रूप होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, समुच्चय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले आता है कि व्यक्तिगत संसाधन। आखिर व्यक्तिगत संसाधन है कहते किसको है? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जो किसी खास व्यक्ति का हो उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे कोई किताब हो गया, तो अगर कोई किताब है तो वह किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होगा तो वह उसका संपत्ति हो गया, तो वह व्यक्तिगत के अंदर आ गया। घर हो गया, साइकिल हो गया, यह सब कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। अगला जो है सामुदायिक संसाधन।
दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पे पूरे समुदाय अथवा गांव का अधिकार हो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जिस पे पूरे गांव पूरे समुदाय का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे पंचायत भवन, गांव में जो पंचायत भवन होता है वह उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता, पूरा गांव का अधिकार रहता है। मंदिर, मंदिर में कोई खास व्यक्ति नहीं बल्कि गांव के पूरा सभी व्यक्ति जाते हैं। खेल के मैदान, वो किसी खास का नहीं रहता, उस पर सभी व्यक्ति सभी गांव सभी समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये सब संसाधन क्या है? सामुदायिक संसाधन। आगे जो है राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी एक देश का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे रेल, डाक, राजमार्ग, इस सब पर क्या है? किसी खास देश का अधिकार होता है। तो ये सब कैसा संपत्ति है? राष्ट्रीय संसाधन है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब विश्व के सभी देशों का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे खुला आकाश, आकाश पे किसी का भी अधिकार है? नहीं, उस पर पूरे दुनिया का अधिकार है, तो वह क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। समुद्र, समुद्र पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार है या किसी देश का अधिकार है? नहीं, उस पर सबका अधिकार है, तो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।